तैयार हो जाइए एक्सपायरी के दिन के एक्शन के लिए, जहां बेहद कमजोर शुरुआत के आसार हैं एसजेएक्स निफ्टी से। लेकिन कमजोर खुलने के बाद बड़ा सवाल कि क्या 15,000 को होल्ड पर कर पाएंगे? क्या एक्सपायरी के दिन निचले स्तरों से आएगी रिकवरी, या फिर रहेगा आज एक कमजोर ट्रेडिंग सेशन? लेंगे जवाब शेयर बाजार लाइव में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, आज वर्क फ्रॉम होम में मैं हूं दीपांशु भंडारी। और थोड़े अनिल जी, जिस तरह से कल मूड और माहौल बना हुआ था मार्केट्स का, उस हिसाब से थोड़ा विपरीत एक्शन हमने ग्लोबल बाजारों में देखा। स्पेशली यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ने से चिंता आई है। आज इसका क्या प्रभाव होगा और एक्सपायरी पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो जानना चाहेंगे सर। उससे पहले बताएं आज के बाजार के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या है। अमेरिका में कमजोरी रही 120 अंकों की, उम्मीद से कहीं ज्यादा, क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 225 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड करते दिख रहे थे। उसके मुकाबले में अगर देखें तो इसका मतलब ये कि हमारे बाजारों को 350 अंकों की कमजोरी पचानी है आज अमेरिकी बाजारों के। एसजेएक्स निफ्टी इसी वजह से 225 अंक कमजोर होता हुआ दिखाई। इस हफ्ते की सीरीज के पहले 3 ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते के बेहद मजबूती भरे रहे, लेकिन आज संकेत बिल्कुल विपरीत आते हुए दिख रहे हैं और सोना लगातार कमजोर होता दिख रहा है और अब तो 45,000 के भी नीचे पहुंचता हुआ सोना 10 महीनों के निचले स्तरों पर है। इरकॉन का ऑफर फॉर सेल कल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए था, आज रिटेल के लिए खुला है। बताएंगे आपको हम पैसा लगाएं या नहीं। और MTAR का भी आज है दूसरा दिन। तो ये है दीप आज के बड़े ट्रिगर्स जिन पर रखना है आपको फोकस। बिल्कुल सर, तो बेहद इंपॉर्टेंट दिन होगा और वीकली एक्सपायरी भी है। इस सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी है, तो वहां पर भी नजर रखेंगे। सर थोड़ा ये एक्शन समझाएं, क्योंकि कल हमने जिस तरह से बाजार की आउट परफॉर्मेंस देखी है कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स, और डेज हाई के करीब भारतीय बाजार भी बंद हुए इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर। उस लिहाज से अगर आज के वीक ग्लोबल क्यूज देखें तो किस तरह का सेंटिमेंट बन रहा है? क्या हम भी इस वीकनेस पर रिएक्ट करेंगे या फिर इनिशियल रिएक्शन के बाद इसे इग्नोर करके अपनी चाल चलेंगे? हाँ, दो सवाल है इसमें दीप कि पहले क्या हम इस पर रिएक्ट करेंगे और दूसरा कि इनिशियल रिएक्शन के बाद इग्नोर करके अपनी चाल चलेंगे। तो पहले सवाल का जवाब पहले, क्या हम इस पर रिएक्ट करेंगे? तो मेरा जवाब है हाँ। और वो इसलिए दीप कि आमतौर पर एक्सपायरी के वक्त आपको मंडे से जो ट्रेंड मिलता है वो ट्रेंड 4 दिनों का ट्रेंड होता है। उस 4 दिनों के ट्रेंड में कमोबेश एक सेशन ऐसा होता है जहां आपको करेक्शन मिलता है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप जो भी कह दें, इस हफ्ते तीनों ट्रेडिंग सेशन अब तक के मजबूती भरे रहे, कहीं कोई करेक्शन दिखा नहीं। तो चौथे दिन, और आपको याद होगा कल हम सेकंड हाफ में यही बात कर रहे थे कि जिस तरह के मजबूत ग्लोबल संकेत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, डाउ खाली हरे निशान में थोड़ा सा बंद हो जाए, उतना भी हो जाए तो काफ़ी है। और उसके बाद हम शायद सेकंड हाफ में करेक्शन देखेंगे, क्योंकि 3-3.5 दिनों तक लगातार नॉन स्टॉप तेजी के बाद करेक्शन आएगा। अनफॉर्चुनेटली कह दें कि वो करेक्शन आपको शुरुआती ट्रेड में ही मिलता हुआ दिख रहा है, बजाय इसके कि मिड सेशन या आखिरी सेशन में बिकवाली आए। तो वो एग्जैक्टली आपके लिए टाइम करना तो बेहद मुश्किल बात है कि किस वजह से और किस लेवल पर करेक्शन और किस समय आएगा। क्या वो 9:15 बजे आएगा या 12 बजे या 2 बजे, वो कहना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, जो एक 3 दिनों की तेजी के बाद हल्का करेक्शन, हल्की वॉलेटिलिटी जो आज होनी थी वो होती हुई दिखेगी, और वो ग्लोबल संकेतों के होती हुई दिखेगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाउ गिरा है, लेकिन हाँ, अगर आप नैस्डैक देखेंगे तो परेशान होंगे। लेकिन डाउ गिरने से ज़्यादा ये कि जब आप 225 पॉइंट की मजबूती की उम्मीद करें, उसके बजाय 125 पॉइंट नीचे बंद हो, यानी कि आपको 350 पॉइंट तो वो, उसके बाद 75-80 पॉइंट आपके डाउ फ्यूचर्स, और यानी कि 400-450 पॉइंट डाउ कमजोर है। अब फर्ज करें कि 400-450 पॉइंट डाउ बंद हो नीचे और नेक्स्ट डे आप खुले, डाउ फ्यूचर वगैरह कुछ भी नहीं है आपके सामने, तो आपको कितना गिरना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। और उस लिहाज से जो एसजेएक्स निफ्टी डिसाइड करा है कि हमें 250 गिरना चाहिए, शायद रीजनेबल है। तो मेरा ये मानना है कि 15,000 का लेवल इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। पहली चीज़ ये, तो हमें रिएक्शन देना है, बिल्कुल देना है, देना बनता है। और शायद एसजेएक्स निफ्टी जो कमजोरी दिखा रहा है वो गलत नहीं दिखा रहा है। और इसी वजह आपको याद होगा कि जहां तेजी की पोजीशन बरकरार रखने की हम बात कर रहे थे, क्योंकि अब तक थर्ड बेस्ट क्लोजिंग आपको मिली है। लेकिन कभी भी अनएक्सपेक्टेड जो होता है उसी के लिए 15,000 का पुट खरीदने की भी राय साथ में दीजिए कि आप 15,000 का पुट और 36,000 का पुट बैंक निफ्टी पर खरीद कर रखें। तो अनएक्सपेक्टेड अगर किसी वजह से फॉल हो और आप गैप से खुले, तो आपके लिए हेजिंग होना चाहिए। तो होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट का यही फॉर्मूला होता है। ये हर रोज काम नहीं आता है, जिस दिन काम आता है। अगर जिसने कल हेजिंग के लिहाज से 15,000 का पुट लिया, उसके लिए फायदे की बात है। अब रहा सवाल ये कि जिन्होंने नहीं किया और जो ट्रेंड के साथ ये मानकर चल रहे हैं कि बेस्ट क्लोजिंग मिली है, थर्ड बेस्ट क्लोजिंग मिली है, मार्केट 15,175 के पार निकलकर बंद हो रहे हैं, ब्रेकआउट दे रहे हैं, उनके लिए क्या खुलने के बाद क्या, जो आपके सवाल का दूसरा पार्ट है।
जी हाँ, उसके बाद हम अपने संकेतों पर ट्रेड करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और अपने संकेतों पर ट्रेड करने का मतलब दीप ये कि जितना ज़्यादा गैप से हमारे बाजार खुले, रिकवरी के चांस उतने ही बेहतर और उतने ही मजबूत होते दिखेंगे। तो रिकवरी के लिए सबसे पहली जगह जो है जहाँ से बाजारों को रिकवर करना चाहिए वो है 15,000, जिसके आसपास आप खुलेंगे। 40-50 पॉइंट की आप प्रीमियम निकाल दें तो आपको खुलना 15,000 के आसपास है। लेकिन जो 15,000 आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल होगा। अब आप 250 पॉइंट नीचे खुलते हैं तब भी आप ये मानकर चले, अगर आप 15,000 को होल्ड करें तो साइकोलॉजिकली भी आप अच्छे हैं और कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है, मजबूती के साथ ट्रेड करें। लेकिन अगर 15,000 तोड़ते हैं तो फिर आपके लिए खरीदारी की जो बेस्ट जगह है जहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग भी करनी चाहिए और दबाकर फ्रेश खरीदारी भी करनी चाहिए, वो है 14,900 से 14,925। इस रेंज को नोट करके रख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं 15,000 ना टूटे ना आए, लेकिन फिर भी कल एक्सेस लॉन्ग्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लोगों ने काफ़ी तेजी की पोजीशन बनाई है और अगर 15,000 टूटता है और लोग उसे संभाल ना पाए या अपनी तेजी की पोजीशन को न संभाल पाए तो हो सकता है आप नीचे खुले, और ये नीचे खुलने का लेवल 14,900 14,925 वो लेवल होगा जहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग 100% करनी चाहिए। इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत 15,000 से भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं और 14,900 14,925 वो रेंज है जहां पर डेफिनेटली आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये आपके लिए निफ्टी का लेवल हुआ। बैंक निफ्टी के लिए 35,575 35,750 पहला सपोर्ट जोन है, हो सकता है वहाँ रुकें, और अगर वहाँ ना रुकें तो फिर हम 35,250 35,450 की रेंज में पहुंचेंगे और वहाँ 100% आपको शॉर्ट भी काटने चाहिए और शॉर्ट कवरिंग भी करनी चाहिए। तो ओपनिंग ग्लोबल मार्केट से मिलेगी। थोड़ी देर हम ताकत आजमाइश देखेंगे कि पिछले 4 दिनों से जो बुल्स ने पैसा बनाया 3 दिनों से, उसमें उनकी होल्ड रहने की ताकत है या नहीं। अगर नहीं और वो 15,000 को छोड़ देते हैं तो फिर 14,900 925 आ रहा है, और अगर वो 15,000 को पकड़ के रखते नहीं, जाने नहीं देंगे, तो फिर आपके लिए 15,065 15,100 फिर से आ रहा है। तब आपके लिए रेंज 15,000 15,100 की हो जाएगी खुलने के बाद। तो खुलने के बाद 4-5 मिनट ताकत देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए। लेकिन एक चीज़ क्लियर कट है, इतना गैप से खुलने के बाद शॉर्ट करने के लिए मौके कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, और ऐसे में आपको नीचे खरीदारी का मौका देखना है। दोनों तरफ का ट्रेड मिलेगा। दूसरी चीज़, जब हम बार बार कहते हैं कि ऊपर के लेवल पे आप शॉर्ट भी कीजिए, और दीप कल भी यही बात कर रहे थे कि 36,450 36,550 650 ये वो रेंज है जहां बैंक निफ्टी 100% शॉर्ट दिखाता है। लेकिन जहां शॉर्ट करने में आपको छोटे मुनाफे में निकलना होता है, आज लॉन्ग करके भी आपको छोटे मुनाफे में निकलना चाहिए। तो बड़े मुनाफे के लिए ट्रेड करने के बजाय आज वो कहते हैं ना कि वो चौके छक्के मारने के बजाय सिंगल्स लेते रहें। धीरे धीरे आपका स्टॉक आपका जो स्कोर बोर्ड है वो टिक 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 चलते रहना चाहिए। ये पिच ऐसी नहीं है जहाँ बड़े छक्के मारने की सोचे, और अगर वाकई में पिच सोचने की टर्निंग पिच है और फ्लैट निकल जाए, अच्छे से बैटिंग कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है फिर तो। और क्या कहना है जी दीप? बिल्कुल सर, तो बुल्स और बेयर्स आज थोड़ी स्ट्राइक रोटेट करते हुए दिख सकते हैं और इसमें आपको दोनों तरफ के मौकों का फायदा उठाना है। पर सर इसमें एक फैक्टर मैं समझना चाहूंगा, एफआईज की तरफ से जो कल दमदार रिटर्न होते हुए दिखाए, कैश फ्यूचर्स दोनों में अच्छा बाय फिगर आया है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है आज के ट्रेड सेटअप में? पॉजिटिव साइड पर देखें तो ये कह सकते हैं आपकी वापस से आ गए हैं, खरीद रहे हैं। 2100 करोड़ की कैश में खरीदारी बड़ी होती है। 1371 करोड़ के इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, 800 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। तो कैश की खरीदारी तो दमदार है दीप, और थोड़ी सी सांस लेने के बाद, रुकने के बाद फिर से खरीदारी कर रहे हैं, ये पॉजिटिव साइड पर है। पॉजिटिव साइड पर यह भी है कि इंडेक्स स्टॉक्स दोनों खरीदे। तो अगर आप देखेंगे साइज़ के लिहाज से तो कल के आंकड़े इन दिनों के सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत। इसका मतलब क्लियर कट है कि कल के सेशन में आखिरी मिनटों में, आखिरी आधे एक घंटे में एफआईज की तरफ से पैनिक बाइंग हुई है। जी हाँ, मैं शब्द का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, पैनिक बाइंग, कि भाई हमारा 5-7 दिन का जो व्यू था बाजार पे वो गलत था। वो अब जो भी हो, सही था गलत था वो जाने, लेकिन कल उन्होंने काट लिया। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है दीप कि जब ये आंकड़े दोनों ही हैं, दोनों में ओपन इंटरेस्ट घटा है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी और स्टॉक फ्यूचर्स में भी आंकड़े बढ़े। इसका मतलब क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप एक कंफर्ट ले सकते हैं कि एफआईज फिर से खरीदारी के मूड में आ गए हैं, बढ़िया बात है। दूसरी तरफ ये कि भाई कल इतना शॉर्ट काट लिया, ठीक एक्सपायरी के एक दिन पहले, वीकली एक्सपायरी, हालांकि वीकली एक्सपायरी उनके लिए ज़्यादा फायदे की, ज़्यादा काम की नहीं होती, लेकिन वीकली एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर आपने काट लिया तो अब क्या करेंगे? अब शायद आज ना भी काटें। और दूसरा है कि आजकल थोड़ा सा ना पिछले 5-7-10 दिन से दीप है ना, एफआईज पे भरोसा करने के लायक रहा नहीं है मामला। एक दिन क्या, दूसरे दिन क्या, 2 दिन में कुछ और, 2 दिन में कुछ और। तो मेरे ख्याल से कल के आंकड़े हमारे लिए पढ़ने समझने के लिए ठीक है, लेकिन उन आंकड़ों से 250 पॉइंट अगर एसजीएक्स निफ्टी उसके बाद नीचे खुल रहा हो तो इन आंकड़ों को मैं ज़्यादा तवज्जो दूँ कि नहीं 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 बहुत खरीद रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। खरीद रहे हैं ये भी ठीक है, और
अगर ये कहें कि भाई चूंकि इनकी शॉर्ट्स कट चुकी तो आज और शॉर्ट्स काटेंगे नहीं काटेंगे, ये देखने वाली बात है। तो कल के डेटा गए, अब आज के फ्रेश डेटा है, बस यही कंफर्ट ले सकते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ी खरीदारी नीचे के लेवल से, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग उनकी आ सकती है, बस उतना ही। देखिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ बहुत बिगड़ा नहीं है कि ग्लोबल मार्केट्स में कि हम बड़े परेशान हो जाएं। 125 पॉइंट की कमजोरी डाउ की बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप 225 पॉइंट ऊपर सोचें, उसके मुकाबले 125 गिरें यानी कि 350 पॉइंट, उसके साथ साथ 80-100 पॉइंट और फ्यूचर यानी कि 400-450 पॉइंट। तो अब 400-450 पॉइंट अचानक से बड़ा दिखने लगता है। बाकी अगर खाली 115 पॉइंट देखेंगे तो बहुत छोटा है, करेक्ट। तो आपको 400-450 पॉइंट के हिसाब से देखना कि वो कमजोरी पहचानी, और SGX निफ्टी एग्जैक्टली वही कर रहा है, हांगकांग वगैरह वही कर रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो समझना पड़ेगा आज का एक्शन, और जैसा अनिल जी ने कहा ओपनिंग गैप डाउन के बाद क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IPO है उसके बारे में भी चर्चा करने हैं, इरकॉन OFS है उसके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे सर, पर आज का पहले सेटअप समझते हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन है, क्या सेटअप बता रहा है? देखिए ग्लोबल सेटअप तो नेगेटिव साइड पे ही रखने पड़ेंगे, सारे बता ही चुका हूँ। FIs के पॉजिटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड ने भी खरीदारी की है फॉर अ चेंज। इतने ऊपर के मार्केट में पहली बार उनको खरीदते हुए देखा, 400 करोड़ के आसपास की खरीदारी, लेकिन न्यूट्रल है। FNO के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट पॉजिटिव से न्यूट्रल हुआ है, ट्रेंड कल की क्लोजिंग के बाद पॉजिटिव हुआ है दीप, मतलब 15,100 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो मुझे ट्रेंड तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, जो क्लोजिंग हुई उस हिसाब से। तो ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है स्पेशली निफ्टी में। कल जिस तरह से आखिरी मिनटों में रिलायंस ने लीडरशिप ली, उससे थोड़ा कंफर्ट कॉन्फिडेंस तो आता है कि कहीं न कहीं बाजार में निचले स्तरों पर आपको वापस खरीदारी आनी चाहिए, ये आपको दिख रहे हैं। आइए दिन के सपोर्ट जोन में आपको बता दूं, 15,065 ये निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है। कहीं न कहीं यहीं इसके आसपास हमें शुरुआत करनी चाहिए। कल प्रीमियम आपके लिए 53 पॉइंट की थी, थोड़ी प्रीमियम घटकर 35-40 पॉइंट की हो जाएगी। तो आप ये समझिए 15,000 से 15,065 की रेंज में कहीं न कहीं बाजार आज खुलते हुए दिखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप 15,000 को होल्ड करते हैं या नहीं। अगर होल्ड कर लेते वेल एंड गुड, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। नहीं तो फिर 14,900 14,925 आखिरी उम्मीद है बुल्स के लिए, क्योंकि इसके नीचे मामला खराब हो जाएगा। वैसे तो 15,000 के नीचे भी खराब होता है, लेकिन उम्मीद करें कि 15,000 एक बार होल्ड होगा, और नहीं हुआ एक बार कहीं आपाधापी में 15,000 तोड़ के नीचे आ जाए तो 14,900 14,925 वो रेंज है जहाँ डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। दीप देखिए 26 तारीख को 14,467 का लो बना है, और वहाँ से करीबन आप देखिए 800 पॉइंट नॉन स्टॉप 4 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी भागा है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग कहीं न कहीं या करेक्शन कहीं न कहीं आता हुआ दिखेगा। ऊपर में 15,175 15,200 ये रेंज होगी गैप से नीचे खुलने के बाद। उसके बाद अगर उसको पार किया तो 15,240 से 15,315 इस रेंज पर नज़र रखिए, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 15,314 लाइफ टाइम हाई है आपका अब तक क्लोजिंग बेसिस पर, उसके आसपास रुकावट। बैंक निफ्टी 35,750 35,850 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज है। इसके आसपास इसी रेंज में कहीं न कहीं हम खुलने चाहिए। इसको तोड़ने के बाद 35,450 35,575 यहाँ पर आपको मजबूत सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी पर उतना कंफर्ट कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि हाई बीटा ज़्यादा है, उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। 35,250 तक की जगह बन सकती है अगर ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी बढ़ती है। अगर नहीं बढ़ती है तो 35,450 35,575 ये वो रेंज निकल कर आएगी जहां पर बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आनी चाहिए। तो ये दीप बड़े लेवल्स, बड़े रेंज आपके लिए खरीदारी के लिए आ सकते। अब ऊपर में बैंक निफ्टी के लिए 36,100 36,350, चूंकि आप खुलेंगे 36,000 के आसपास या इसके नीचे, तो 36,100 36,350। और जो मैं कल कह रहा था आज फिर कहूँगा 36,450 36,600 ये वो रेंज है जहां 100% आपको शॉर्ट करना चाहिए। कल के मजबूत बाजार में भी था और आज के कमज़ोर बाजार में भी। इस रेंज में बैंक निफ्टी के लिए मूड माहौल तब बदलेगा जब ये 36,600 के ऊपर पार करे, तो मैं ये कहूँगा कि ये लाइफ टाइम हाई बनाने की तैयारी में बैंक निफ्टी में तो हालांकि वो संकेत आ चुका है। कल आपने 15,208 के ऊपर की क्लोजिंग दी, थर्ड बेस्ट क्लोजिंग दी, तो निफ्टी तो अपने लिए जो ब्रेकआउट चाहिए था करेक्शन पूरा करके वो दे चुका है। वो फॉल्स है या सही है वो आज पता चलेगा, लेकिन कल तो दिया है। बैंक निफ्टी के लिए अभी भी मेरे लिए 36,600 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, जो कल नहीं मिली। तो एक दिन 2 दिन जो टाइम लगे इंतजार करना है। जी दीप। डेफिनेटली सर, तो नजर रखेंगे ये कंजेशन जोन बैंक निफ्टी क्रॉस करता है कि नहीं। निफ्टी पर सेटअप पॉजिटिव है। दिन के लिए क्या रेंज रहेगी सर? 15,065 15,200
एक बार मैं सोचूं कि शायद 15,065 की 15,000 की रेंज में खुले तो मीडियम रेंज जो आपकी बनेगी 15,000 से लेकर 15,245। ज़्यादा संभावना है कि इस रेंज से ही हम आज काम चला लें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नीचे खुल जाए तो 14,925, 15,315 ये आपके लिए रेंज हो सकती है तीसरी वाली। बैंक निफ्टी 36,000 36,450 छोटी रेंज है। अगर इस रेंज के नीचे खुलें तो 35,750, 36,550 ये मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज 35,575, 36,750 की निकल कर आती है, यहाँ पर आपको नज़र रखती है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से। एफआईज की तरफ से कल भी हम यही कह रहे थे कि देखिए 60% के नीचे यहाँ एफआईज नहीं बेचेंगे, खरीदेंगे, और एग्जैक्टली कल अच्छी खासी खरीदारी फ्यूचर्स में हुई है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, और उसकी वजह से 6% इंडेक्स लॉन्ग बढ़कर आया है 65% के आसपास। अभी भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, अभी भी एफआईज के लिए जगह है नीचे में और खरीदारी करने की। पुट कॉल रेशियो जरूर बढ़कर आया है, 1.20 से 1.44, 24 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, लेकिन ठीक है, कंफर्टेबल जोन में। विक्स 6% घटा है, जितना घटा है उससे ज़्यादा आज बढ़ जाएगा, ये आपके लिए डेटा है। जी दीप। बिल्कुल सर, अब बताएं कि एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए आज क्या करना चाहिए? 15,000 राउंड फिगर में यही रख लेते हैं दीप। 15,000 का स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर। वो वायदा कारोबार के डेटा में मैं आपको समझा भी दूंगा कि 15,000 क्यों कह रहा हूँ। 36,000 बैंक निफ्टी पर जो खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा, तो मुझे बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा रिस्क देनी ही नहीं है, इसलिए 36,000 का कह रहा हूँ इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर। शॉर्ट अगर आप हैं, फॉर्चुनेट है, कल के मार्केट को देख के लग नहीं रहा था कि शॉर्ट रहना चाहिए, लेकिन हाँ अगर शॉर्ट है तो 15,325 का फिलहाल स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पर, और नहीं तो आज का हाई आज हरे निशान में फिर से आए 15,250 का भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल 15,325 का रख लीजिए। 36,600 का रख लीजिए बैंक निफ्टी पर इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पर। बाद में आप 36,400 का भी रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, फिलहाल ये रख लीजिए, बाद में गैप डाउन के बाद इसको स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेंगे, ये आपके लिए। अब जो नई पोजीशन बनानी है वो भी मैं आपको बता दूं। पहले निफ्टी पर, निफ्टी शॉर्ट करना है 15,250 के स्टॉप लॉस के साथ, 15,100, 15,065, 15,000, 14,925 और 14,900 तक के टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और जो लोग खरीदना चाहते हैं वो 14,925, 15,000 की रेंज में मौका ढूंढे। स्टॉप लॉस इनफैक्ट 14,900 तक देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आप उसके थोड़ा नीचे 14,875 पर लगा लीजिए। 15,065, 15,100, 150 और 200 तक के टारगेट के लिए आपको निफ्टी में फिर से करनी है खरीदारी। और जो लोग बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाना चाहते हैं, शॉर्ट करें 36,600 के स्टॉप लॉस के साथ। बाद में स्टॉप लॉस को हम और रिवाइज करके 36,450 पे ले आएंगे। 36,000, 35,850, 35,750, 35,575, 35,425 ये टारगेट तो है ही है। अगर आखिर में और बढ़े, फिलहाल में बढ़ाना नहीं चाहता, नहीं तो 34,250 तक के टारगेट, 35,250 तक के टारगेट बैंक निफ्टी पर खुलते हैं, वहाँ बहुत मजबूत सपोर्ट है, लेकिन इन टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। खरीदना चाहते हैं, अब बड़ा ट्रिकी है खरीदने का काम कहाँ करना है। 35,750 पे खरीदना थोड़ा रिस्की है, तो 35,575 ज़्यादा सेफ जगह है जहाँ से आप खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हैं। और बहुत एग्रेसिव होकर खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। एग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं कि मतलब खरीदना नहीं है, खरीदना है लेकिन लेवल से। तो एग्रेसिव होने का मतलब ये कि ऊपर के लेवल पे बहुत जरूरी नहीं कि तुरंत ही ले लें कि वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन 15,575 ये बहुत परफेक्ट लेवल है, सबसे ज़्यादा सही लेवल मुझे यहाँ खरीदारी का लगता है। लेकिन फिर भी 35,575, फिर भी 35,750 से आप खरीदारी का मूड बनाएं। 35,575 नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो आपका बनेगा वो 35,400 का बनेगा। टारगेट 35,850, 36,000, 36,100 और 36,350 के निकल कर आएंगे दीप। तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दोनों ही तरफ खरीदारी बिकवाली की रेंज। जी दीप। बिल्कुल सर, तो नजर रखेंगे इन सारी रेंजेस पर जहां तक पोजीशंस एग्जिस्टिंग और नई का सवाल है। वायदा कारोबार बैन लिस्ट सर डबल हो गई है, सेल था, अब उसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग भी जोड़ दीजिए, तो 2 स्टॉक्स आज वायदा कारोबार के बैन में रहेंगे। सर थोड़ा डेटा समझाएं, एफआईज की जो पॉजिटिव एक्शन है किस तरह से देख रहे हैं, क्या है इस डेटा का ब्रेकअप? एफआईज वगैरह तो हम विस्तार से बात कर ही चुके हैं दीप। ब्रॉडली वही है कि शॉर्ट कवरिंग हुई है, कल शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी हुई है। परसों की शॉर्ट कवरिंग ट्रेडर्स की थी, कल की एफआईज की थी, तो शॉर्ट्स काफ़ी कुछ कवर हो चुके हैं, ज़्यादा बचे नहीं। वायदा कारोबार के डेटा आपको बता दूं, पहली चीज़ तो ये कि बैंक निफ्टी पर 125 पॉइंट के प्रीमियम है जो काफ़ी ज़्यादा, तो वो घटती हुई आपको नजर आएगी। 15,000 क्यों मेक और ब्रेक लेवल है ये समझना जरूरी है दीप, और 15,000 के नीचे जाना मार्केट के लिए बेहद रिस्की होगा, होना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है 15,000 सपोर्ट लेना चाहिए। क्यों?
पहली चीज़ तो है कि 47 लाख शेयर 15,000 के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, और आज की एक्सपायरी वाले की मैं बात कर रहा हूँ। अब होगा क्या, और उसमें से 39 लाख शेयर दीप कल ही जुड़े हैं। तो कल बड़ा पुट राइटिंग हुआ है 15,000 पर। लोग ये सोच के गए कि 15,000 का पुट बेचकर आप नुकसान में नहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बेच दीजिए, ठीक है ना। तो 15,000 का पुट जिन्होंने बेचा है उनके लिए ये लेवल होल्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके नीचे जाने के बाद आप शायद थोड़ी सी और अच्छा प्रीमियम तो बनाई होगी, तो हो सकता है 14,900 14,925 तक एक बार पुट राइटर इंतजार करे, लेकिन उसके बाद पैनिक मच सकता है। तो पहली चीज़ तो ये कि 15,000 आपके लिए होल्ड होना चाहिए और वहीं पर आप खुलने चाहिए, ये डेटा में दिख रहा है। उसके ऊपर वापस आने पर 15,100 रुकावट का लेवल बनेगा। तो हो सकता है शुरुआती कारोबार में आपकी जो गैप से खुलने के बाद जो रेंज बने निफ्टी की, वो 15,000 से लेकर 15,100 की बनेगी। इसमें ताकत आजमाइश होगी। 15,000 तोड़ा आपने तो नीचे 14,900 14,925, 15,100 ऊपर तोड़ा तो 15,065 15,100। ये बहुत क्लियर कट एकदम वेल डिफाइंड डेटा मुझे नजर आ रहा है निफ्टी में, कहीं कोई डेटा में कन्फ्यूजन नहीं है। 15,000 15,100 शुरुआती रेंज है, गिरे 14,900 14,925, बढ़े 15,065 15,100। बहुत क्रिस्टल क्लियर रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 15,000 का, तो मेक और ब्रेक, और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर किसी एक में बनाए तो वो 39 लाख शेयरों का यहाँ पर बनाए। 15,100 क्यों ऊपर पार करना वापस मुश्किल होगा, उसकी वजह यह कि कल 31 लाख शेयर 15,100 के पुट पर है। तो एक बार 15,100 के नीचे खुलने के बाद आप ऊपर आने की जब कोशिश करेंगे तो 15,100 आपके लिए बड़ी अड़चन बनकर ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये आपके लिए निफ्टी के डेटा है दीप। अब आइए बैंक निफ्टी 36,000, ये आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। उसके नीचे खुलेंगे आप, 10 लाख शेयर वहाँ पर है, उसमें से 9 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं, ये रिस्क पर आएंगे। अगला अहम सपोर्ट 35,500 के आसपास का आता है। तो गैप से खुलने के बाद फिर आपके लिए 35,500 36,000, ये 500 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए हो जाएगी, जिसके बीच में आपको ट्रेड करना है। अगर किसी तरफ बाहर निकले तो 250 पॉइंट और गिन लीजिए, नीचे की तरफ 35,250, ऊपर की तरफ 36,250। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर डेटा, बहुत बढ़िया निकल कर आए, एकदम साफ सुथरे क्रिस्टल क्लियर लेवल से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। जी दीप। क्लियर बात है सर। तो इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स पर आपको रखनी है नज़र। वीकली कारोबार का भी, वीकली एक्सपायरी का भी दिन है। आइए अब जानते हैं अनिल जी की तरफ से आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। जी बताएं सर। दीप, आज एक इंटरेस्टिंग कंपनी चुनकर लाए हूँ। इसके 2-3 रीजन। एक तो कल GSPL गुजरात स्टेट पेट्रो हमने जो दिया था, जो कल काफ़ी तेज़ी से भागा, तो गुजरात वाले स्टॉक्स काफ़ी कमाल करते दिख रहे हैं। चाहे गुजरात गैस ले लें जो इनकी सब्सिडी थी, चाहे GMDC गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ले लें, और ऐसे ही एक गुजरात के नाम से स्टॉक है जो आज स्टॉक ऑफ द डे है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट करने वाली ये कंपनी है। कुछ इंटरेस्टिंग होता दिख रहा है इस स्पेस में, जिस स्पेस में ये कंपनी कारोबार करती है। हुआ यह है दीप के जो टैक्सेस में इतना वो बर्फीला तूफान आया और उसकी वजह से जो कुछ भी कामकाज ठप हुआ है, तो ये कॉर्न जो मक्का होता है, मकई, जिससे स्टार्च बनाने वाली कंपनियां सबसे ज़्यादा वहाँ हैं टेक्सास में, और वो लगभग बंद पड़ी है। और उसके चलते हुआ ये कि कॉर्न के दाम अमेरिका में $400 से बढ़कर $540 हो गए, यानी कि लगभग 30-35% के आसपास वहाँ पर दाम में बढ़ोतरी हुई मकई के दाम में। अब हुआ ये कि उसके चलते हुए, और जो ये तूफान आया उसके चलते हुए, काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जो कॉर्न खरीदकर स्टार्च बनाती है, वो सारी बंद हो चुकी है। अब उसके चलते एक्सपोर्ट की डिमांड बड़ी स्ट्रॉन्ग बढ़कर आई है। वो डिमांड यहाँ से स्टार्च एक्सपोर्ट करने का काम गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट करती है। इनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि इनके पास तगड़ा इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, लगभग। और ये इन्वेंट्री इसलिए पड़ी कि जब पिछले साल कोरोना के वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट वगैरह हो नहीं पाए थे, तब से कामकाज जो ठप था, तो 250 करोड़ की इन्वेंट्री। और उसके ऊपर अगर आप देखें तो करीबन जो प्राइसेस बढ़ी हैं, 12-15% तो रियलाइजेशन बढ़ गया। उसके ऊपर ग्लोबल मार्केट्स में जो प्राइसेस बढ़ी और जो डिमांड बढ़ी है, उसको देखते हुए करीबन इनके लिए 60-70 करोड़ का एक इन्वेंट्री गेन आने की संभावना है, जो इनके लिए आता दिखेगा। वैल्यूशंस बहुत अट्रैक्टिव है। इन्होंने एक एक्सपेंशन प्लान भी लिया है मालदा में, वो भी पूरा होने आ रहा है इस साल। तो अगले साल के लिए परफॉर्मेंस बढ़िया आएगी, कम से कम 10-12% रेवेन्यू और प्रॉफिट आपका और बढ़कर आएगा। मेरा ये मानना है कि 5,000 करोड़ के आसपास की सेल्स अगले साल करेगी। इस साल 4,000 करोड़ के आसपास की सेल्स करेगी, अगले साल 600 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है कंपनी। और अगर उस लिहाज से आप
आप देखें इस साल 18 रुपये के आसपास की EPS है। मुझे लगता है स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूशंस पे ट्रेड कर रहा है। और ये जो ट्रिगर है कॉर्न के प्राइसेस बढ़ने का, लगभग सारी कमोडिटीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। आप शुगर देख लें, कॉफ़ी देख लें, चाय देख लें, इन सब के जो दाम बढ़ रहे हैं। अब एक यही बचा था मकई, उसके भी दाम बढ़ चुके हैं। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर इस कंपनी के लिए हो सकता है। और इंडिया से भी एक्सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा हैं नहीं प्लेयर्स, तो इनको ये बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मुझे लगता है 130 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए, 150 और 160 के टारगेट। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे लगता है इस स्टॉक को आपको 200 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी करके पोजिशनली होल्ड करना चाहिए निवेश के लिहाज से। तो ये एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में इस बाजार की गिरावट में आराम से खरीदना चाहिए। बिल्कुल सर, तो एक इंटरेस्टिंग थीम अनिल जी आपके लिए चूज करके लाए हैं। एक अलग तरह के आप अप्रोच करें स्टॉक को। 150 160 पोजीशन टारगेट्स, बट पोर्टफोलियो के लिए भी अगर आप लें तो बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। गुजरात अंबुजा आज का स्टॉक ऑफ द डे। अच्छा सर, जरा IPO पर भी एक रिवीजन ले लें। MTAR टेक्नोलॉजीज पहले दिन 3.7 टाइम्स इशू भर चुका है सर, और आपने तो कहा भी है बड़े लिस्टिंग गेन और पोर्टफोलियो दोनों के लिए अच्छा है ये स्टॉक। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं दीप। पहले दिन भरा है और आज के मार्केट के मूड से कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है बाजार तो ऊपर नीचे चलते रहेंगे, ये थोड़ा बहुत होगा। हर रोज़ बाजार ऊपर नहीं रह सकते, हर रोज़ नीचे नहीं जाएंगे, दोनों तरफ की चीज़ें। तो इस IPO में कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। जो राय है वही है, मजबूत लिस्टिंग है और लंबी अवधि, दोनों के लिए लगाइए पैसा, कोई चिंता नहीं। ओके, तो लंबी अवधि और लिस्टिंग, बड़े लिस्टिंग इन दोनों के लिए पैसा लगाएं। MTAR टेक। इरकॉन का आज ऑफर फॉर सेल भी खुल रहा है रिटेल निवेशकों के लिए, और इस पर भी थोड़ी देर में अनिल जी से उनकी राय भी जानने की हम तैयारी करेंगे। पर उससे पहले आइए आपको बता दें और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। कुशल, देवांशी और साथी मानसी हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले वेदांता पर फोकस कीजिए, क्योंकि आज जो है इसका ओपन ऑफर खुलेगा। भाव 160 रुपए प्रति शेयर पर है और ये 18 मार्च तक खुला रहेगा। और ओपन ऑफर के जरिए प्रमोटर्स जो है वो 10% हिस्सेदारी खरीदेंगे। इसके अलावा अरविंद फैशंस, इसका भी आज राइट्स इशू खुलेगा और ये भी 18 मार्च तक खुला रहेगा। 135 रुपए प्रति शेयर के भाव पर राइट्स इशू का प्राइस है और 200 करोड़ रुपए का ये कुल राइट्स इशू है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 24 फरवरी है। और जो इंटाइटलमेंट रेशियो है वो हर 20 शेयर पर आपको 3 राइट्स इशू के शेयर जो है वो अलॉट हो सकते हैं। साथ ही BCL इंडस्ट्रीज, यहां पर फोकस रखिए। कल इसने ऑलमोस्ट 20% का सर्किट मारा था। ये जो है आज NSE पर लिस्ट होता हुआ दिखेगा। मौजूदा अभी आप देखिए तो BSE पर ये लिस्टेड है। इनफैक्ट कच्चा तेल भी फोकस में रहेगा, क्योंकि OPEC की आज बहुत अहम बैठक होने वाली है और बैठक में प्रोडक्शन बढ़ाने का एनालिस्ट जो है वो अनुमान कर चल रहे हैं। EPFO भी आज जो प्रोविडेंट फंड के डिपॉजिट रेट्स हैं उसके भी ऐलान करते हुए नजर आएंगे, तो यहां पर भी हमारा फोकस रहेगा। और IFCI, इस स्टॉक में प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है, 20% से घटाकर 10% का प्राइस बैंड अब रखा गया है। इरकॉन इंटरनेशनल पर आप देखिए आज रिटेल निवेशकों के लिए ऑफिस खुलता हुआ नजर आएगा, लेकिन नॉन रिटेल निवेशकों का जो हिस्सा है वो ऑलमोस्ट 3.3 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। और कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन का भी एक्सरसाइज करेगी और अतिरिक्त 6% हिस्सा जो है इसमें ये बेचती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इनके पास इनके लिए एक और पॉजिटिव खबर है, जहां पर रेल मंत्रालय से इनको करीब 188 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। मुरादाबाद से सिग्नल बदलने के लिए ये ऑर्डर मिला है, जिसकी अवधि जो है वो करीब 2 साल है। अदानी पोर्ट्स जो स्टॉक है वो भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी जो है गंगावरम पोर्ट में अतिरिक्त हिस्सा खरीदेगी और यहां पर ये जो प्राइवेट इक्विटी निवेशक हैं वॉर्बर्ग पिंकस से करीब 31.5% ये हिस्सेदारी खरीदते हुए नजर आएंगे। 1950 करोड़ रुपए में ये करीबन कुल डील होने वाली है। और यहां पर जो प्रमोटर हैं GPL में वो DVS राजू एंड फैमिली, उनसे भी करीब 58% हिस्सेदारी खरीदने की बात हो रही है। तो इनका जो ओवरऑल पोर्ट लोकेशंस है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा और कंपनी का मार्केट शेयर भी इसमें बढ़ेगा। साथ ही जो इनके सारे रियल एसेट्स हैं उसको भी एक कंपनी में करने पर विचार कर रही है कंपनी। और साथ ही जो इनकी जो 3 सब्सिडरी है इसके जरिए वो उन कंपनियों का मर्जर किया जाएगा, जिसमें ब्राह्मी टैक्स मैनेजमेंट, अदानी टैक्स मैनेजमेंट और सरगुला
सरगुजा रेल कॉरिडोर, ये 3 कंपनियां हैं जिनके मर्जर की प्लानिंग हो रही है, तो यहां पर भी फोकस रखिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, यहां पर इंटरेस्टिंग खबर का डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि कंपनी जो है छोटी हिस्सेदारी बेचने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर को उन्होंने हायर किया है और यहां पर बड़े पी निवेशक जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 20 से 25% हिस्सा बिक्री करने की योजना है और हिस्सा बिक्री पर ओपन ऑफर भी आ सकता है। दीपक नाइट्राइट और HCL भी फोकस में रहेंगे क्योंकि फिनाइल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो 7 जून तक बढ़ा दी गई है, यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी का एक्सटेंशन होगा और यहाँ पर यूरोप और सिंगापुर से ये जो मटेरियल इंपोर्ट होता था, अब यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके लिए काफी पॉजिटिव खबर है। और अंत में पावर इक्विपमेंट मेकर्स जैसे कि BHEL, थर्मैक्स, KC इंटरनेशनल जैसे फोकस में रहेंगे क्योंकि महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री का मुंबई में जो बिजली कट हुआ था उस पर बयान आया है और वो ये कह रहे हैं कि ऊर्जा विभाग जो है चीन के उपकरणों को नहीं खरीदेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं हो सकता है उनके लिए अब आगे आने वाले समय में डिमांड बढ़ती हुई नजर आए। बिल्कुल, तो ढेरों खबरों वाले शेयर्स हैं। आइए कुछ और खबरों वाले शेयर्स और फंड एक्शन जानते हैं देवांशी के साथ। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो आप देखिए रानी मद्रास और बॉश, इन दोनों पर आज आपको फोकस करना है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है जिस पर मुहर लगती हुई दिखी है और ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे आप देखिए जो कानून मंत्रालय है उन्होंने फ्रंट एयर बैग को अनिवार्य करने की मंजूरी दे दी है और इसी के चलते ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। 1 अप्रैल 2021 से अनिवार्य होंगे फ्रंट एयर बैग और 2 से 3 दिनों में अंतिम नोटिफिकेशन भी जारी होता हुआ दिख सकता है। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को नोटिफाई करने की भी मंजूरी दे दी है। 31 अगस्त से ये मौजूदा मॉडलों में भी फ्रंट एयर बैग अनिवार्य होते हुए दिखेंगे, तो इस पर आपको नजर रखनी है। सारे स्टॉक्स इसके चलते इंपैक्ट होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आज आपको नज़र रखनी है इन्फोसिस पर, क्योंकि आप देखिए जो गूगल है अल्फाबेट से उनको $50 करोड़ की एक डिजिटल डील हासिल होती हुई दिखी है इन्फोसिस को। इसके चलते हम देख रहे थे कि कल भी क्लोजिंग के टाइम हमने देखा था एक बड़ी मूव आती हुई दिखी थी और आज ये पॉजिटिवली सेंटिमेंट करते हुए दिख सकते हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, इसके लिए भी खबर आती है कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स है उस कंपनी के साथ कंपनी ने एक करार कर दिया है। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए ये करार किया गया है। समृद्धि प्रोजेक्ट का जो ऐलान है वो करते हुए दिख रहे हैं और जो प्रोजेक्ट है उसमें 5 साल में करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो होती हुई दिखेगी, तो इस पर आप नज़र रखें। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स आज फिर फोकस में रहेगा। एक तो बड़ा डिविडेंड दिया है उन्होंने सरकार को और उसके अलावा आप देखिए उनकी जो 2 शिप्स हैं उनकी कमिश्निंग होती हुई दिखेगी। सबसे पहले तो कनराज, इस शिप की जो कमिश्निंग है वो 10 मार्च को होती हुई दिखेगी और विशाखापट्टनम जो दूसरी इनकी शिप है उसकी जो सी ट्रायल्स हैं इस प्रोजेक्ट में वो शुरू होते हुए दिखे हैं, तो इसके चलते आज भी ये स्टॉक फोकस में रहेगा। अगर बल्क डील्स की बात करें, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में बड़ी डील्स होती हुई दिखी थी, जहाँ पे प्रमोटर ने यहाँ पे करीब 3.61 लाख शेयर्स जो है वो बेचे हैं 1186 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर। और इसके अलावा अगर इंसाइडर ट्रेड्स की बात करें तो आज काफ़ी सारे इंसाइडर ट्रेड्स देखने मिले थे। गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज एग्रोवेट दोनों में इंसाइडर ट्रेड्स देखने मिले हैं, जहाँ पे प्रमोटर एरियल एंटरप्राइज ने करीब 1.38 लाख शेयर्स जो है वो गोदरेज इंडस्ट्रीज में उन्होंने खरीदे हैं 25 से लेकर 26 फरवरी के बीच में। गोदरेज एग्रोवेट की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखिए गोदरेज इंडस्ट्रीज ने करीब 10,500 शेयर्स 26 फरवरी को इन्होंने खरीदे थे। प्रकाश इंडस्ट्रीज पर नजर रखें, जहां पे प्रमोटर वेद अग्रवाल ने 40,000 शेयर्स खरीदे थे 1 और 2 मार्च के बीच में। रिको ऑटो इंडस्ट्रीज में भी प्रमोटर्स ने खरीदारी की है 33,000 शेयर्स की 2 और 3 मार्च के बीच में। जेएमआर इंफ्रा, ये स्टॉक फोकस में रहेगा। करीब 4.4 करोड़ शेयर्स जीएमआर एंटरप्राइज ने बेचे हैं 26 फरवरी से लेके 2 मार्च के बीच में। और आदित्य बिरला कैपिटल पर भी आप नजर रखें, जहां पे प्रमोटर आईजीएच होल्डिंग ने 28 लाख शेयर्स खरीदे हैं, तो इस पर नजर रहेगी। और आखिर में आप देखिए आज फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है, इसके चलते आज ये कंपनीज पर नजर रखनी होगी कि क्या फर्दर डेवलपमेंट्स आते हैं। लेकिन फिलहाल पीएलएमए के तहत ये केस दर्ज कर दिया गया है, इस पर भी आपको नजर रखनी है। स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है एफआईआर का। बताएं मानसी, कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज आपके पास?
शुक्रिया अनिल जी, गुड मॉर्निंग। पीएसयूज पर मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट भेजी है। सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार ये बता रहे हैं, आगे चलकर बैड लोन में कमी होने की उम्मीद जताई है। एसबीआई सबसे अधिक पसंद है इन्हें, और अन्य कंपनियों में स्ट्रक्चरिंग या स्ट्रक्चरल चुनौतियों की वजह से री रेटिंग सीमित होती हुई दिखेगी। वहीं सस्ते वैल्यूएशंस के चलते रेटिंग अपग्रेड की है। पर्टिकुलरली एसबीआई ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य 600 दे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इक्वल वेट रेटिंग यहाँ पर लक्ष्य 65 से बढ़ाकर 100 के इन्होंने कर दिए हैं। साथ ही पीएनबी इक्वल वेट रेटिंग दी है, लक्ष्य 35 से बढ़ाकर 48 के, और बैंक ऑफ इंडिया में अंडरवेट रेटिंग के साथ लक्ष्य जो है 80 के सुझा रहे हैं। कैनरा बैंक अंडरवेट रेटिंग है, लक्ष्य 155 की। अदानी पोर्ट्स पर सिटी की एक रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 935 के। अच्छे वैल्यूएशंस पर 2 नए अधिग्रहण होते हुए दिखे और कैश फ्लो मजबूत और बैलेंस शीट्स भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। अदानी पोर्ट पर ही मक्वायरी की भी एक रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य 620 के बता रहे हैं। कंपनी ने करीब $1 बिलियन के 2 अधिग्रहण किए हैं, और अधिग्रहण जो है अच्छे दाम पर हुए हैं। दोनों एसेट पर मौजूदा ट्रेडिंग वैल्यू से कम पैसे पर ये जो अधिग्रहण है वो किए गए हैं, जो कि कंपनी के लिए काफी बेहतर है। आगे चलकर वैल्यू एडिशन इससे होते हुए जरूर दिखेंगे। कैडिला पर सीएलएसए की एक रिपोर्ट है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य 580 के दे रहे हैं। अहम दवा के योगदान में गिरावट के बावजूद मार्जिन जो है वो स्थिर हैं, और साथ ही रिपोर्ट में भी कहा गया है FY23 में डबल डिजिट कोर आय ग्रोथ बरकरार रहने की उम्मीद इन्हें है। लंबी अवधि में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी फायदा यहां पर मिलता हुआ दिखेगा। ग्लैंड फार्मा पर नोमुरा की रेटिंग है, इनिशिएट किया है कवरेज, न्यूट्रल रेटिंग के साथ इन्होंने कवरेज शुरू की है, लक्ष्य 2637 के दे रहे हैं। नीश स्टेराइल सेगमेंट में कंपनी का कामकाज है। वहीं पिछले 10 साल में आय और मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिली है। आगे चलकर मार्केट शेयर में बढ़त से फायदा होगा। FY21-23 के बीच आय में सालाना 16.9% ग्रोथ का भी अनुमान जता रहे हैं। लुपिन पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट न्यूट्रल रेटिंग की है, न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य यहाँ पर 1050 के दे रहे हैं। अल्बिटरॉल की वैल्यू में बेहतरीन यहाँ पर आगे बेहतरी देखने को मिलेगी। वहीं अगले 3 से 4 महीनों में कुछ फाइलिंग्स की भी संभावना है। पेगफिल ग्रेटिज्म यूएस बायोसिमिलर की फाइलिंग होती हुई दिख सकती है। बेनब्रल EU लॉन्च पर भी फोकस रहेगा, और साथ ही लेविथाइरोक्सिन सोडियम प्राइसिंग की कीमतें स्थिर हैं, जिसके चलते यहाँ पर रेटिंग जो है न्यूट्रल की बरकरार रखी है इन्होंने। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, करिए शुभ शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, आज मैं आपके दिए हुए एक जो विकल्प है उसका इस्तेमाल करूंगा, और अनिल जी आज नोटा का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि SGX में जिस तरह का ड्रॉप दिख रहा है, एक बार वेट एंड वॉच करेंगे। तो अनिल जी अभी फिलहाल के लिए मेरे पास कोई कॉल नहीं। ओके, चलिए नोटा का इस्तेमाल, और आपने जो ट्रेंड सेट किया है, मुझे डर ये कि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ ना होने लगे, और जिस तरह की बड़ी स्माइल किरण जी दे रहे हैं, पता नहीं ऐसी फीलिंग मुझे किरण जी को देख के भी आ रही। किरण जी, आपके पास पिक है या आपका भी नोटा है? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल नोटा ही है, ये देखो जो कुणाल जी ने कहा वही मेरी भी तरफ से नोटा ही रहेगा। वाह, ओके। लेकिन बंसल जी कुछ ना कुछ कर गुजरने के मूड में हैं आज। गुड मॉर्निंग सर, बंसल जी बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी बिल्कुल पूरा काम करा है, और हाँ। कर गुजरेंगे। अनिल जी पूरा एक स्टॉक निकाल के लाया हूँ Very पिक ऑफ द डे nice. के लिए। स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। अनिल जी अगर हम देखें, जब कोविड का क्राइसिस आया था, तो ये पहला स्टॉक है जिसने प्री कोविड हाइस को क्रैक करा था। इसने 9 जून 2020 को अपने प्री कोविड हाइस को तोड़ के अनचार्टेड टेरिटरी में गया था, और काफी समय से स्टॉक साइडवेज है। इसके चलने के बाद रिलायंस ने प्री कोविड हाइस को तोड़ा था, तो रिलायंस अब चल चुका है, वो भी साइडवेज जोन के बाद, और अब लगता है मुथूट फाइनेंस की बारी है चलने की, और फैंसी भी नहीं है, तो सिंगापुर निफ्टी की वीकनेस को यूज करना चाहिए। एक जो इंट्राडे का शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है वो 1290 का है, 1290 का स्टॉप लॉस है, 1410 का टारगेट है। मुथूट फाइनेंस पर खरीदारी की राय है, और किसी को अगर पोजिशनल ट्रेड करना हो, मतलब कि वोलेटिलिटी से बचना हो, तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्लोजिंग बेसिस का, और क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है 1275। एल्स शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस है 1290। ओके, तो ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करने की राय। पालिया साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी जो पिक ऑफ द डे रहेगा, देखिए गैप डाउन तो ओपन होंगे तो उसमें DLF बाय करेंगे, लेकिन थोड़ा सा नीचे के लेवल पे बाय करेंगे। 324 के आसपास कल कैश के भाव थे, वहां क्लोज हुआ है।
तो यहाँ पे हम बाय करेंगे इसको 318 से 317 के आसपास। अगर ये वहां पे मिलता है ओपनिंग में तो वहां पे बिल्कुल बाय करें और इसको स्टॉप लॉस रखें 313 के आसपास। सो 318 के आसपास डीएलएफ बाय करेंगे, 313 स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो हमें लगता है डीएलएफ में जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है, डीएलएफ के टारगेट आना चाहिए 332 335 तक के। ओके, 332 और 335 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी डीएलएफ में। आइए वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे बंधन बैंक है, लेकिन ये कंडीशनल कॉल है। अभी पता नहीं कितना नीचे खुलेगा, कितने देर नीचे रहेगा। 355 का बंधन बैंक का बंद है, शायद ये 349 348 खुलेगा, तो मैं कुछ करना नहीं चाहता। जब ये कल का हाई ब्रेक करेगा जो है 357 358, उसके ऊपर ही मुझे लेना है 354 के स्टॉप लॉस से, और फिर 369 तक की वन वे मूव, और ये डे ट्रेडिंग कॉल हो सकता है। ओके, 357 पार करें कल का हाई तो खरीदें, और तब लगाएं स्टॉप लॉस 354 का क्लोजिंग के आसपास का। 369 369 के टारगेट के लिए बंधन बैंक में कंडीशनल खरीदारी करने की राय वागले साहब की। सुमित जी गुड मॉर्निंग, आपकी क्या राय है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिफेंसिव बेट ले सकते हैं, जिसमें फार्मा सेक्टर ओवरऑल अच्छा दिख रहा है। फार्मा सेक्टर में मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि सन फार्मा के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट की जानी चाहिए, क्योंकि लास्ट 3 दिनों से धीरे धीरे करके सन फार्मा में तेजी देखने को मिल रही है। तो सन फार्मा में और या फिर फार्मा पैक को यहाँ पे फायदा मिलना चाहिए। सन फार्मा स्पेशली चुना है क्योंकि कल स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया है, हाइस के आसपास क्लोज दिया है, तो स्टॉक यहाँ से और ऊपर का मूव दिखा सकता है। 650 रुपए से लेके 670 रुपए तक का मूव जल्दी ही आने वाले दिनों में सन फार्मा में देखने को मिलना चाहिए। 604 के स्टॉप लॉस से सन फार्मा में खरीदारी करें, 650 से 670 के टारगेट्स के लिए। यह है राय सन फार्मा में खरीदारी करने की आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ हैं। सेठी साहब पहले तो एक बार राय बाजार पे दीजिए, ये जो इतना 350 अंक नीचे दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी, क्या व्यू बन रहा है? क्या इतना गैप से खुले तो खरीदना है, रुकना है, क्या करना चाहिए? उसके बाद मैं आपसे लेता हूं पिक्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए पहले तो मेरा ये मानना है कि इतना गैप से हम नहीं खुलेंगे। ये जो 350 पॉइंट नीचे दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी, इतनी गैप डाउन ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है बाजार में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। कल हमने देखा एफआईआईज डीआईज दोनों के खरीदारी के आंकड़े थे। कल देखिए यूएस के बाजार में गिरावट आई है, बॉन्ड यील्ड वापस से वहां पे जो बढ़ी है उसके कारण से हमने देखा कि वहां पे गिरावट आई, और उसको ही हम ट्रैक कर रहे हैं। बट ओवरऑल जो सेंटिमेंट है भारत में वो बिल्कुल पॉजिटिव है, न्यूज फ्लो डेफिनेटली पॉजिटिव है। और जिन स्टॉक्स को कल दोपहर के सेशन में हम खरीदारी करने की सोच रहे थे, जब बाजार 300 सवा 300 पॉइंट निफ्टी में तेजी में था, मुझे लगता है वो जो स्टॉक्स है वो आज जब गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो वहां पे उनको बिल्कुल खरीदना चाहिए। मुझे इंट्राडे में ही उनमें बाउंस बैक की पूरे चांसेस नजर आते हैं। आई डू नॉट पर्सनली फील कि बाजार इतने ज्यादा गैप से खुलेगा। ओके, तो चलिए ज्यादा गैप से नहीं खुलेंगे और ज्यादा गैप से खुले तो खरीदारी करनी। कहां करनी है खरीदारी, बताएं सर। अनिल जी हिंट तो मैंने दे दी, जो कल दोपहर को जो स्टॉक्स में बिल्कुल तेजी में थे सब उन्हीं स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है आज का पिक ऑफ द डे जो मेरा रहेगा वो रहेगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जो कि कल दोपहर को वागले जी ने रेकमेंड करा था और फिर मैंने भी कहा था कि मुझे भी पसंद है। और आज जो खबरें आई है कि स्टेक सेल के लिए इन्होंने अपने मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट किया है, तो मुझे लगता है ये जो स्टॉक है अगर आज वीकनेस में गिरावट में ये कुछ 2-4% अगर नीचे मिलता है तो डेफिनेटली एक मौका होगा खरीदारी करने का। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आज की ओपनिंग गिरावट में खरीदारी करने की सलाह है। ये तो हो गया पिक ऑफ द डे। बाकी और जो स्टॉक्स है, हालांकि लिस्ट थोड़ी छोटी करी है बिकॉज एक बार बाजार खुलने के बाद ही ठीक से कॉल लेना है, तो 2 स्टॉक और देना चाहूंगा। दूसरा स्टॉक रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि कल एक दमदार तेजी बनी है। मुझे लगता है अगर इस स्टॉक में भी आज गिरावट आती है तो वहां पे भी खरीदारी करने के मौके है। और तीसरा स्टॉक है जो कल बाजार बंद होने के बाद खबरें आई इन्फोसिस में, जहां पे उन्होंने गूगल से $500 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है। तो मुझे लगता है अगर इन्फोसिस भी आज गिरावट के साथ खुले तो वहां पे भी खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो गिरावट के साथ खुलने पर शॉपिंग लिस्ट तैयार है सेठी साहब की। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, अगर आपको हाई बीटा मिड कैप स्टॉक खरीदना है तो ये है आपके लिए, और दिग्गज खरीदने हैं तो रिलायंस और इन्फोसिस पर रखिएगा नजर। ये 2 स्टॉक है जहां पर दमदार तेजी बनती हुई दिखेगी। आइए बढ़ते आगे, अब ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन आज होने वाला है, उन पर करते हैं फोकस। सेठी साहब सबसे पहले तो वेदांता पर राय दीजिए।
आज से ओपन ऑफर खुल रहा है 160 रुपए के दाम पर। स्टॉक का दाम तो 220 के ऊपर है। क्या करना चाहिए जिन लोगों के पास है? जाहिर सी बात है आप ओपन ऑफर में देने की राय तो नहीं देंगे, लेकिन क्या खरीदे और खरीदें, रखें, क्या 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 ओपिनियन है आपकी? देखिए अनिल जी, जहां तक वेदांता का सवाल है, स्टॉक पे मैं बुलिश हूं। जिस तरह की दमदार तेजी पूरे मेटल स्पेस में चल रही है, जो इनके भी जो जिन जिन मेटल्स में वेदांता का एक्सपोजर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, सब में दमदार तेजी है। और उसके बाद क्रूड, जो कि इन्होंने कैन का अधिग्रहण करने के बाद क्रूड भी इस कंपनी में है, और क्रूड में भी दमदार तेजी देखने को मिली है। मुझे लगता है इन लेवल्स से भी एक तो बाईबैक में तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए 160 के प्राइस पे अगर आता है तो। बाकी मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से और तेजी करेगा। तो जिन्होंने, आपने भी निचले लेवल्स पे 2-3 बार इस स्टॉक को रिकमेंड किया हुआ है, मुझे लगता है जिनके पास भी ये स्टॉक है उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहां से भी और अपसाइड देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। ओके, तो ये है आपके लिए राय वेदांता पर आती हुई। अदानी पोर्ट, कल परसों 2-3 दिनों से जिस वजह से स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था, वो खबर भी आ चुकी है। कंपनी गंगावरम पोर्ट में अतिरिक्त हिस्सा खरीदने जा रही है। वॉरबर्ग पिंकस से 31% हिस्सा 1954 करोड़ रुपए में खरीदेगी। बाद में हो सकता है प्रोमोटर से बचा हुआ 58% हिस्सा भी और खरीदे। स्टॉक कल मेरे ख्याल से 730 रुपये के आसपास बंद हुआ है। जरा इसके चार्ट देखिए राजेश जी, और बताइए क्या करना चाहिए अदानी पोर्ट्स में? अनिल जी, देखिए अडानी पोर्ट के इन्वेस्टरों के लिए तो गोल्डन बुल रन चल रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक ने जो मोमेंटम दिखाए हैं पिछले कुछ महीनों में, तो स्टॉक में देखिए ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। डिप्स आती है तो इसको डिप्स को बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए। स्टॉक के लिए जो इम्पोर्टेंट, अब यहाँ से लोअर साइड का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो करीब आएगा 680 के आसपास। तो अगर ये इसके नजदीक मिलता है तो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी इसमें यूज करना चाहिए। 680 के आसपास स्टॉप लॉस है इसका, अब यहाँ से कोई करेक्शन मिलता है तो। और यहाँ से वापस हमें लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम अभी भी बना हुआ है स्टॉक में, ये स्टॉक में 780-800 तक के भी टारगेट आते हुए दिखेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो डिप्स को यूज करें, 680 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, उसके जितना नजदीक मिले वहां पे बाय करना चाहिए। ओके, सुमित जी, अरविंद फैशंस, इसके चार्ट्स देखिए। आज से इसका राइट इशू खुलने जा रहा है। 135 रुपये का राइट इशू का दाम है। 4 मार्च से 18 मार्च, आज से 18 मार्च तक खुला रहेगा। और हर 20 शेयरों पर 3 शेयरों के राइट्स मिलेंगे। तो वो तो जिनके पास हैं वो तो रिकॉर्ड डेट भी निकल गई, जिनको मिलेंगे उनको मिलेंगे। लेकिन ये बताइए, अगर किसी को खरीदना हो बाजार से तो क्या खरीदना चाहिए? चार्ट्स कैसे हैं? बढ़िया चार्ट है अनिल जी। स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक ओवरऑल तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। लास्ट 3 महीने में हमने देखा है कि स्टॉक रेगुलरली एक तेजी का मूव दिखा रहा है। तो स्टॉक के अंदर यहाँ से मूव ऊपर का ही देखने को मिलना चाहिए। अगर कोई भी डिप आता है छोटा मोटा स्टॉक के अंदर, तो लोअर लेवल से स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक जिस तरह का पैटर्न बना के रखा हुआ है, जिस तरह की तेजी करके रखा हुआ है, स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक के अंदर प्रेजेंट लेवल से 8 से 10% का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए अरविंद फैशंस पर राय इस वक्त आती हुई। कुछ और स्टॉक्स है जहां पर बड़ा एक्शन हो सकता है, और उसमें है सरकारी बैंक। सेठी साहब, इसी पर आपसे राय लेना चाहता हूं। देखिए, आज जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है वो बहुत ही तगड़ी आई है। उन्होंने SBI का लक्ष्य दिया है 600 रुपये का, बैंक ऑफ बड़ौदा का लक्ष्य 65 से बढ़ाकर 100 रुपये, और PNB का लक्ष्य 35 से बढ़ाकर 48 रुपये। ठीक है, PNB तो उसके भाव के आसपास आ ही चुका है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर अब भी गुंजाइश है 15% 20% के आसपास की, और SBI भी 600 रुपये का टारगेट। बताएं क्या पसंद है आपको? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, देखिए अभी भी PSU बैंक्स में तेजी बिल्कुल बनी रहेगी। और वहां से सबसे पसंदीदा पिक तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो डाउट अबाउट इट। हालांकि स्टॉक काफी चल चुका है बजट के बाद के दिन से। मुझे लगता है कोई भी गिरावट आती है तो इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी मैं बुलिश हूँ। हाल ही में जो QIP हुआ है वो हुआ है कुछ 81 रुपये 70-75 पैसे के प्राइस पे। मुझे लगता है जिस तरह से हमने कैनरा बैंक के QIP के बाद कैनरा बैंक में एक 40% की 50% की अपसाइड देखी QIP के प्राइस से, 105 पे QIP हुआ था, और अभी भी कैनरा बैंक 160-70 के भाव पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है उसी तरह का रन अप बैंक ऑफ बड़ौदा में भी होना चाहिए। ये QIP आउट ऑफ द वे है, और QIP में भी जो नए इन्वेस्टर्स जिन्होंने चेक इन किया है, अच्छे नामी गिरामी नाम है। तो मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा आज की गिरावट में अगर मिलता है खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनली, मीनिंग अगर आपका महीने भर का व्यू है, तो मुझे लगता है ये 100-110 तक के लेवल से इस स्टॉक में डेफिनेटली आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय बैंक ऑफ बड़ौदा पर आती हुई। यहाँ से भी और तेजी बन सकती है। आइए एक और स्टॉक है जहाँ पर फोकस किया जाए, और वो है दीपक नाइट्राइट। किरण जी, जरा इसके चार्ट्स देखिए। अब तो वायदा कारोबार में भी आ गया। यहाँ पर खबर ये आ रही कि 7 जून तक फिनॉल पर
एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाई गई है। यूरोप और सिंगापुर से इंपोर्ट होने वाले पर ड्यूटी बढ़ी है। दीपक नाइट्राइट और HOCL, इन दो कंपनियों के लिए यह है फायदे की बात। दीपक नाइट्राइट क्या करना चाहिए? देखिए, इसने भी एक बहुत अच्छा ड्रीम रन 1000 लेवल से 1600 के लेवल्स टेस्ट करता नजर आया है। बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। मेरा मानना है कि अभी थोड़ा सा टाइम करेक्शन होना चाहिए, पर पॉजिटिव बायस से के साथ ही रहेगा। मेरा मानना पोजिशनल के लिए आपका स्टॉप लॉस 1525 के आसपास रहना चाहिए। ये शायद 2-3 दिन साइडवेज कंसल्ट करेगा, पर 1650 के ऊपर वापस इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय है इस वक्त दीपक नाइट्राइट पर आती हुई इस वक्त। ओके, कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर है। सुमित जी, आपके लायक एक स्टॉक है बड़ा इंटरेस्टिंग, BCL इंडस्ट्रीज, कल 20% के ऊपरी सर्किट पर था और आज से इस कंपनी की NSE पर लिस्टिंग हो रही है। अभी तक BSE पर ही है, NSE पर लिस्टिंग हो रही है। बड़े एक्शन में दिखा है कल स्टॉक BCL इंडस्ट्रीज। बताइए इसके लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? अगर आज फिर से गैप से खुले तो क्या करना है? अनिल जी, स्टॉक के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाय साइड में रह सकते हैं। स्टॉक के अंदर मूव ऊपर का देखने को मिल सकता है। स्टॉक वैसे भी लास्ट कुछ दिनों से तेजी का मूव दिखा रहा है और स्टॉक के अंदर कल भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिला है। तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है, लेकिन स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स रिसेंटली ही स्टार्ट हुए हैं। उसके पहले स्टॉक के अंदर कोई खास वॉल्यूम देखने को मिलते नहीं थे। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे और आने वाले दिनों में ये स्टॉक मूव और परफॉर्म करता है। लेकिन कल की क्लोजिंग जो थी 125 रुपए 80 पैसे 90 पैसे के आसपास थी, जो कि रिसेंट के हाइज ब्रेक कर चुके हैं। तो स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, जिसमें 130 रुपए के बाद 140 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी फ्रेश मूव 1-2 दिन थोड़ा सा और ये वॉल्यूम्स देखने को मिले, उसके बाद समझ में आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त BCL इंडस्ट्रीज, जिसका आज से लिस्टिंग का मामला है। NSE पर से आज से लिस्ट होगा और उसके बाद ट्रेड करना शुरू करेगा। ये एक और स्टॉक है जो एक्शन में रहेगा। मझगांव डॉक, कुणाल जी जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए। एक सबमरीन की खबर आई कि जिसको 10 मार्च से इसको कमीशन किया जाएगा और कुछ और इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं 15B उसके ट्रायल शुरू हुए हैं। तो कुछ बिजनेस अपडेट्स आए हैं मझगांव डॉक की तरफ से जो कि अच्छे नज़र आ रहे हैं। कल स्टॉक मजबूती के साथ बंद हुआ, बड़े दिनों से 215-220 की रेंज में अटका हुआ था। कल कुछ ब्रेकआउट के संकेत आए। जरा लेवल्स बताइए, चार्ट्स बताइए, क्या खरीदना है इसे? अनिल जी देखिए, चार्ट अच्छा है लेकिन एक रेजिस्टेंस मुझे नजर आती है। कल भी अगर अनिल जी देखें तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आकर के बंद हुआ और उसकी वजह यह है कि 235 के आसपास चार्ट पर एक रेजिस्टेंस है। तो 235 पार हो जाए, उसके ऊपर ब्रेकआउट हो तो मझगांव डॉक को खरीदना चाहिए। तो या तो देखिए ब्रेकआउट पर खरीदें या फिर स्टॉक में कुछ करेक्शन आ जाए और 220 के आसपास मिले तो वहां खरीदें। कुल मिलाकर अनिल जी खरीदना ही है, लेकिन इसमें ब्रेकआउट आए तब खरीदें, ज्यादा बेहतर रहेगा। 235 के ऊपर खरीदें, 260-265 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। ओके, 235 पर रखे नजर, पार होने के बाद 260-65 तक के आएंगे लेवल्स, ये आप मानकर चले। मेरी टाइम समिट जो चल रही है 3 दिनों की, उसका आज है आखिरी दिन और इस समिट में बहुत कुछ एक्शन सारे शिपिंग स्टॉक्स में होता हुआ दिखा है। अब सबको पता चल रहा है, हमने शुरू होने के पहले आपको सब बता दिया, चाहे वो ड्रेजिंग हो, कोचिन शिपयार्ड हो, शिपिंग कॉर्पोरेशन या फिर मझगांव डॉक।